Hello everyone, very good evening to all of you. I am Sunil Bist. सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। और जिसको भी हिस्ट्री पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो से आप जानकारी ले सकते हो। तो आज का टॉपिक है, हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं और इस टॉपिक में इसी ऑर्डर में आज का मेरा सीरीज़ जो टॉपिक है उसका नाम है होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन। तो हम इसमें देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन क्या था, वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा था। ठीक है, इसके भारतीय राजनीतिक इतिहास पर, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर क्या परिणाम पड़े, क्या क्या इसके इफेक्ट थे। ठीक है, तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि 1907 में आपको पता है कि सूरत, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सूरत कांग्रेस के शासन में, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आगे की कड़ी में हम देखते हैं। तो एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, ठीक है, आयरलैंड की थी वो। और लोकमान्य तिलक, भारत के, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में क्या चलाया था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इस आंदोलन को चलाया था। तो इन दो का नाम सबसे पहले हमको ध्यान रखना है। कौन सा? एक लोकमान्य तिलक जिन्होंने पहले चलाया, फिर उसके बाद कौन थी दूसरी थी, वो लेडी थी एनी बेसेंट। ठीक है, मिसिज एनी बेसेंट, तो उनका नाम हमें ध्यान रखना है। तो हुआ ये था, पहले हम देखते हैं होम रूल लीग शब्द का अर्थ क्या होता है। जो होम रूल लीग वर्ड है उसका मतलब होता है स्वशासन, खुद का ही शासन। तो ठीक है, तो ये आंदोलन किस लिए चलाया गया था, ताकि एक संवैधानिक तरीके से हम लोग क्या कर सकें, हम लोग अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें और खुद का शासन ला पाए। जिस प्रकार से आयरलैंड में और कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में क्रांति के द्वारा वहाँ के लोगों ने लाया था। लेकिन पूरे डोमिनियन स्टेट की तरह इस चीज़ में उन्होंने देखा था कि हम डोमिनियन स्टेट की तरह इस मूवमेंट को चलाएंगे, लेकिन मेन जो पावर होगी वो ब्रिटिश ताज की ही रहेगी। ठीक है, ये इसका मेन इसका मोटो था। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, बंगाल को दो पार्टों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र था वो मुस्लिम बहुल था और आपका पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आतंक को कुचलने के लिए विभिन्न कानून लाए गए। अब जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों को आतंकवादी समझते थे, जो ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो उन लोगों को कुचलने के लिए, उनको सेप्रेस करने के लिए इन्होंने नए नए क्या लेके आए, कानून लेके आया है। एक लाया गया था कानून राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 में, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाया गया 1908 में, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम लाया गया 1908 में, और भारतीय प्रेस अधिनियम लाया गया था 1910 में, कि अगर किसी को भी कुछ भी छापना है तो पहले वो किससे इजाज़त लेगा, अंग्रेजों से इजाज़त लेगा कि वो उनके खिलाफ कुछ छाप रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नए नए कड़े कानून लेके आए गए अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा। 1908 में तिलक जी को गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया गया था। तो जो लोकमान्य तिलक थे उनको कहाँ भेज दिया गया था, मांडले जेल में 6 साल के लिए। ठीक है, विपिन चंद्र पॉल व अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो ये दो जो गरम दल के जो मुख्य लीडर थे उन्होंने सक्रिय राजनीति से एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने क्या कर दिया था, संन्यास ले लिया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय वो कहाँ चले गए थे, विदेश ले लिए गए थे। और कांग्रेस पूरी तरीके से क्या हो गई थी उस टाइम पे, अप्रभावी हो गई थी। ये मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ पहले की किस तरीके से पहले चलता हुआ आ रहा था और उसके बाद किस प्रकार से होम रूल लीग की उत्पत्ति होगी। 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके बारे में हम बाद में वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा कि हम भारतीयों को भी क्या थोड़े से अधिकार दे रहे हैं, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम उसको बोला गया था। 1914 से 1919 में प्रथम विश्व युद्ध चला था, आप सबको पता है। ठीक है, और उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध में उन लोगों ने हमारे सैनिकों का खूब इस्तेमाल करा, हमारी धन संपदा का खूब इस्तेमाल करा, हमारे देश का खूब आर्थिक शोषण हुआ था। ठीक है, 1914 से लेके 1919 तक। 1914 में 6 वर्षों के बाद तिलक जी रिहा हो गए थे।
ठीक है, तिलक, लोकमान्य तिलक जी जेल से रिहा हो गए थे और होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत उसी टाइम पे उसके बाद शुरू होती है। अब होम रूल लीग आंदोलन क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था और प्रथम विश्व युद्ध में जो संसाधनों का दोहन हुआ था, उससे जनता बहुत ही क्या थी, अनहैप्पी थी। युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी भारत में। जो खाद्य पदार्थ की चीज़ें थी, डेली यूज़ की जो प्रोडक्ट थे, ग्रोसरी थी और भी जो चीज़ें थी, उनके कीमतें आसमान छू रही थी। ठीक है, तिलक जी जेल से रिहा होते हैं और बाहर आते हैं। इसके अलावा गांधी जी से अंग्रेजों ने प्रॉमिस करा था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको आज़ादी देंगे। लेकिन उन्होंने झूठ बोला था। ठीक है, किसने, अंग्रेजों ने झूठ बोला था ये चीज़। तो जन आंदोलन के लिए एक मंच मिला, किनको, लोकमान्य तिलक को, पूरे जन आंदोलन के लिए। ठीक है, एक मास मूवमेंट चलाने के लिए उनको एक ऐसी परिस्थिति मिली जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या करा, आंदोलन करा। तो दो होम रूल लीग आंदोलन हुए थे। होम रूल शब्द आयरलैंड से आया है। कहाँ से आया ये, आयरलैंड से आया है। सबसे पहले आयरलैंड में रेडमैन नाम के व्यक्ति ने इस होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो याद रखना है, रेडमैन नामक व्यक्ति ने। उसके बाद एनी बेसेंट की पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, उसमें उन्होंने पहली बार 2 जनवरी 1914 को होम रूल का विचार रखा। ठीक है, थॉट रखा कि होम रूल है क्या। ठीक है, और पहली बार ये प्रकाशित होता है और इसमें यह विचार हुआ कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को रखते हुए कि हमारा स्वशासन होगा, वह धार्मिक स्वतंत्रता, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी सबको, राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को लक्ष्य बनाया। सामाजिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म को उन्होंने क्या बनाया, लक्ष्य बनाया। इन बातों को किसने, कॉमनवेल्थ में 2 जनवरी को 1914 को किसने रखा, एनी बेसेंट ने रखा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को हम प्राप्त करेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे देशों में हुआ था। ठीक है, इस बात को हमने देख लिया है। इसके उद्देश्य मुख्य क्या थे होम रूल लीग आंदोलन के, स्वराज प्राप्त करना। ठीक है, टू गेट फ्रीडम। अगला था संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति करना। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्वशासन की प्राप्ति हो और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को गति प्राप्त करना। जो ब्रिटिश के खिलाफ विरोध है उसको ये क्या, गति प्राप्त करना। ठीक है, इन बातों को हम देख चुके हैं, आगे देखते हैं। तो जो तिलक का होम रूल लीग आंदोलन था उसका हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र कहाँ पे है। जो तिलक जी का सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन आया था उसका हेडक्वार्टर था पुणे में। पुणे आपका महाराष्ट्र में एक सिटी है पुणे, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था। तो होम रूल लीग आंदोलन का उनका कार्य क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र था, मध्य प्रांत, ठीक है, मिडिल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस जिसको हम कहते हैं, बेरार और कर्नाटक। ठीक है, बेरार और कर्नाटक, ये तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था। इन्होंने यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन को लेके कार्य करा और 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने इसकी स्थापना करी। ठीक है, इन जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने मराठा व केसरी नामक पत्रिका, मराठा जो कि मराठी भाषा में लिखी जाती थी और केसरी के नहीं, मराठा मराठी भाषा में, और केसरी जो पत्रिका थी, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, वीकली जो पत्रिका होती थी, जर्नल होता था, उसमें इन्होंने इन बातों का खुलकर बताया कि क्या होम रूल है। और ये पत्रिकाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। इनका हेड ऑफिस कहाँ पे था, पुणे में था। इनका किसका, लोकमान्य तिलक के जो होम रूल लीग था। तो जोसेफ बेपिस्ट उसके अध्यक्ष थे, किसके, आपके लोकमान्य तिलक के जो होम रूल लीग आंदोलन था। तो अगली तरफ हम देखते हैं एनी बेसेंट का होम रूल लीग। एनी बेसेंट जो कि एक आयरलैंड की लेडी थी, आयरिश लेडी थी, वो मद्रास में, उन्होंने मद्रास प्रोविंस में अडियार नामक जगह पर, दोबारा बोल रहा हूँ, अडियार नामक जगह पर उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया और इनके सचिव थे जॉर्ज अरुडेंड सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, और शेष क्षेत्र जितना बाकी क्षेत्र बचा जहाँ पे होम रूल किसका नहीं था, आपके लोकमान्य तिलक का, वहाँ पे किसने काम करा, एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन ने कार्य करा। ठीक है, इनकी पत्रिकाएं थी न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये किनकी पत्रिका थी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये थी एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। 1 अक्टूबर 1847 को इनका लंदन में जन्म हुआ था। 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। 1893 में इन्होंने धर्म संसद में भाग लिया था, शिकागो का वही धर्म संसद, ठीक है, शिकागो का वही धर्म सम्मेलन जहाँ पे किसने,
हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था माय ब्रदर एंड सिस्टर, और सब लोगों ने तालियां बजा दी थी। ठीक है, एक भगवाधारी के लिए जिसको पहले से सब लोग समझ रहे थे कि ये कौन है, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने पहली बार किसको देखा था, लोग अपने स्वामी विवेकानंद को। 1898 में बनारस केंद्रीय हिंदू स्कूल स्थापित करा किसने, एनी बेसेंट ने। 1917 में ये कलकत्ता कांग्रेस सेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। जो सेशन होते थे ना साल में, उसकी अध्यक्ष बनी थी। अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या हुआ। आंदोलन अत्यंत सफल चल रहा था, लेकिन कई लेकिन इसमें साथ साथ में बाद में नरमपंथी भी जुड़ गए। ठीक है, आंदोलन में नरमपंथी भी जुड़े, जैसे मोतीलाल नेहरू जो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई, चितरंजन दास, मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, और जिन्ना, ठीक है, जिन्ना जी, ये सारे के सारे इस आंदोलन से जुड़े। गोखले जी जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी, वो इस आंदोलन से क्या कर रहे, उन्होंने वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे, जबकि वो क्या थे, नरमपंथी थे। इन कारणों से आंदोलन समाप्त हुए। अब उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये आंदोलन क्या हो गया, सस्ता खत्म होने लग गया या धीमा पड़ गया। तो हमें पता है कि 1900 इन्होंने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम लेके आए थे 1919 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा की थी इन्होंने 1917 में अंग्रेजी सरकार ने, और उसमें ब्रिटिश राज ने हमसे ये वादा किया था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ये बताया था कि हम आपको अब क्या करेंगे, संवैधानिक तरीके से आपको आज़ादी दे देंगे। ठीक है, भारत का सचिव जो लंदन में था, इसने कहा कि भारत को चरणबद्ध तरीके से स्वतंत्रता दी जाएगी। मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी जो 1917 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो गवर्नर था, राज्य सचिव थे भारत के, उन्होंने उनमें सुधारों को लेकर कांग्रेस में और उनके बीच क्या हुआ, मतभेद हो गया। कांग्रेस और उनके बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया जुलाई 1918 को। जबकि जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड था, उसके सुधारों से किसको, जो बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो स्वीकृति थी। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर लीडर थे, उनमें और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में क्या विवाद हो गया था। तो इसकी वजह से ये दोनों लोग आंदोलन क्या हो गया था, लूज हो गया था, ढीला पड़ गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एक बार जो अंग्रेजी लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, उन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक बुक में भारतीय अशांति का जनक कहा तिलक को, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक, ये क्वेश्चन आता है तो इंडियन अनरेस्ट नामक बुक में। तो उन पे मानहानि का केस दर्ज करने के लिए लोकमान्य तिलक जो थे, वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ तक चले गए, लंदन तक चले गए। ठीक है, किसके लिए, वैलेंटाइन सिरोल को कह रहे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मानहानि का केस, उनको इन्होंने क्या बताया, भारतीय शांति का राजदूत बताया इन्होंने। तो इसके अलावा हम इसमें कुछ और बातें देखते हैं। फोवियन जो आंदोलन था, फोवियन आंदोलन की प्रस्तावक वो एनी बेसेंट रही भारत में। फोवियन आंदोलन क्या होता है, कानून के दायरे में रहकर, ठीक है, कानून के दायरे में रहकर लोकतंत्र की प्राप्ति करना। ये सबसे पहले फोवियन आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, लंदन में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इनकी खासियत ये भी रही एनी बेसेंट की कि इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करा, ट्रांसलेट करा इन्होंने भगवत गीता को, जो इंडिया की भगवत गीता थी, ठीक है, उसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करा। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में देख ली, काफ़ी सारी बातें। होम रूल लीग आंदोलन क्या था, इसके दो मुख्य कौन से लीडर थे, एक तरफ किसका होम रूल लीग आंदोलन पहले था, लोकमान्य तिलक का, जो कि अप्रैल में शुरू हो गया था 1914 में। दूसरी तरफ हम देखते हैं किसका था, एनी बेसेंट का, जो कि बाद में जाके सितंबर में शुरू हुआ था। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में देखी, और आगे हम इसके आगे इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसी क्रमानुसार अपने हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपको हिस्ट्री पसंद आती है इंडिया की, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।